नमस्कार। फर्स्ट इंडिया न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। आज विश्व भर में वर्ल्ड पर्पल डे मनाया जा रहा है, लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में जरूर आया होगा कि आखिर पर्पल डे होता क्या है, क्यों मनाया जाता है और क्यों कहते हैं कि इसको लेकर के तमाम भ्रांतियां भी है और सवाल भी है। इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेंद्र सुरेखा, जो कि प्रोफेसर है जेएनयू में, इसके अलावा एचओडी है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, फॉर्मर एडिशनल प्रिंसिपल है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया पर। सर पर्पल डे से हमने शुरुआत की, पर आखिर पर्पल डे है क्या? देखिए, पर्पल डे एक्चुअली इसको वर्ल्ड एपिलेप्सी डे भी बोला जाता है, और पर्पल इसका नाम इसलिए पड़ा कि ये पर्पल रंग हम लोगों ने चूज़ किया है एपिलेप्सी के लिए, और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में। और वो इसलिए हुई थी कि एक लड़की थी जिसके खुद की एपिलेप्सी थी, वो कैनेडियन लड़की थी कैसिडी मैगन, तो उसने इसको चालू किया और उसने बहुत मेहनत करी, और उसका उद्देश्य ये था कि इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उसको दूर करें, मरीज का इलाज कैसे कराया जाए। तो इसके उद्देश्य मेनली जागरूकता पैदा करना है, अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी, और इसके लिए इसका नाम उसने पर्पल डे दिया। और 2008 के बाद अब वो धीरे धीरे वर्ल्ड में सारे नेशंस ने इसको अडॉप्ट कर लिया, और 26 मार्च तय है जिसके रोज़ इसको मनाया जाता है। और इसको मनाने के लिए क्या करते हैं हम कि एपिलेप्सी मरीजों के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, उनके लिए फ्री एपिलेप्सी कैंप्स करते हैं, और उनको कैसे इकोनॉमिकली और सोशली हम हेल्प कर सकते हैं, इस पे हम कैंप्स करते हैं और चर्चा करते हैं। अच्छा डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि आपको तो 31 ईयर्स हो चुके हैं इस करियर में, तो अगर समझने की कोशिश करें आम भाषा में, मिर्गी क्या होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं? देखिए, मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है। लोग इसको समझते हैं कि पागलपन, तो ये पागलपन नहीं है, ये ब्रेन की बीमारी है। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके ब्रेन में हमारे करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स, और इन सब में बिजली का प्रवाह होता है। तो जब ये विद्युत का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, या सोच विचार में फ़र्क पड़ जाता है। तो जो भी ये चेंज आता है मिर्गी के इलेक्ट्रिकल ब्रेन के अंदर डिस्चार्ज ज़्यादा होने से, उसको हम मिर्गी कहते हैं। मिर्गी कोई भूत प्रेत नहीं है का असर नहीं है, कोई जादू टोने का असर नहीं है, कोई ऐसा पिछले आपके बुरे कर्म करे हुए हैं उसका कोई असर नहीं है। ये तो एक बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ होती है या हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो ये तो ब्रेन की बीमारी है और इससे निजात पाया जा सकता है। सर, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर रूरल एरिया ज़्यादा आता है। भ्रांतियाँ जैसे आपने खुद ही कह दिया अभी कि जादू टोने की बात आपने कही, या फिर कहते कि नज़र लग गई है, किसी ने कुछ करवा दिया है, चौराहे पे पैर पड़ गया, ये बहुत सारी भ्रांतियां जो कि मिर्गी को लेकर के है। लेकिन अभी आपने इसकी एक साइंस बताई, इसके अगर प्रारंभिक लक्षण के बारे में बात करें, और क्या ये जानलेवा भी हो सकती है? देखिए, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होता है कि मिर्गी कई तरह की होती हैं, मेनली 2 तरह की होती हैं। एक होता है आंशिक मिर्गी, एक होती है पूर्ण मिर्गी। तो उसी हिसाब से इनके लक्षण आते हैं। तो मरीज को एकदम से, आपने देखा होगा, हर आदमी का कुछ अनुभव होगा कि उसने देखा हुआ है मरीज को, तो हाथ पैर हिलने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो सटाक से ज़मीन पे गिर जाता है, उसके मुंह से झाग आने लग जाता है, वो अपनी जीभ काट लेता है, उसके मलमूत्र निकल जाता है, वो बेहोश हो जाता है, और उसकी सांस तेज़ तेज़ हो जाती है, और वो हाथ पैर मार के कई बार तो वो चिल्लाने भी लग जाता है। इसी तरीके से कई और भी लक्षण हैं जो होते हैं। जैसे एक तरह की मिर्गी होती है जिसको हम कहते हैं एब्सेंस मिर्गी, उसमें ही ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। और इसमें क्या करता है कि मरीज़ एकटक देखता रहता है, वो 20 सेकेंड या 50 सेकेंड या 1 सेकेंड के लिए कार्य शून्य हो जाता है, उससे कांटेक्ट नहीं रहता, और थोड़ी सी देर में ठीक हो जाता है। इसी तरीके से एक तरह की और मिर्गी होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। इसमें क्या मरीज ऐसे करने लग जाता है और हाथ बटन बंद करने लग जाता है। इसी तरह से एक और मिर्गी होती है जिसको हम कहते हैं पार्शियल मिर्गी, या एक हिस्से में बॉडी के हिलने लग जाता है, चाहे वो हाथ हिलने लग जाए, चाहे पैर हिलने लग जाए, कहीं भी हिलने लग जाता है, उसको हम मिर्गी कहते हैं, पार्शियल मिर्गी।
अच्छा, अभी आपने टाइप्स बताए मिर्गी कि कितने प्रकार की मिर्गी होती है, कितने प्रकार के वो दौरे आते हैं, लेकिन अगर इसमें एज ग्रुप की बात की जाए कि तो ऐसा होता है कि इस एज ग्रुप के अंदर उनको इस प्रकार की मिर्गी आ रही है ज्यादा, या फिर क्योंकि पहले तो हमने बड़ों को लेकर के सुना था, लेकिन अभी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई एक बाउंड हो गया है कि हर एज ग्रुप शायद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये मिर्गी का रोग वैसे तो कोई भी उम्र में हो सकता है, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि बच्चों में और बड़ों में थोड़ा ज़्यादा होता है इसका प्रतिशत, बीच में थोड़ा कम होता है। तो ये कोई भी हो सकता है। दूसरी बात, ये मेल्स में भी हो सकता है और फीमेल्स में भी हो सकता है, और इनका प्रतिशत करीब करीब बराबर है। लेकिन देखा गया कि मेल्स क्योंकि बता देते हैं बीमारी को, तो थोड़ा सा सर्वेज में मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। फीमेल्स इस बीमारी को छुपाती हैं, तो इसलिए कम पाया जाता है। आम भाषा में बात करें तो आपने कहा कि मिर्गी जिस तरह से आती है तो आपकी बॉडी कुछ अजीब तरीके से मूव करना शुरू कर देती है, एक पार्ट मूव कर रहा है, तो छुपाना तो असंभव सा है। नहीं, छुपाने का मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाती। हाँ, और ये कह सकते हैं। हमारी स्टडीज तो जो होती हैं वो आप अगर हम आप किसी महिला से जिसको मिर्गी भी आती है तो वो पूछे छुपाएगी, तो वो कहेगी नहीं मेरे को नहीं आता, सब ठीक है, सब सही है। और घर वाले भी नहीं छुपाए, घर वाले क्योंकि वो आगे सोचते हैं कि शादी नहीं होगी, ब्याह नहीं होगा। हाँ। तो घर वालों का हमारे यहाँ जो ये एक तरह की मिथ है कि नहीं बताना चाहिए। मिथ ज्यादा ये है कि आसपास वाले क्या कहेंगे, तो इसलिए डॉक्टर के पास और नहीं जाना। बदनामी होगी, बदनामी होगी, और महिलाओं की बदनामी इस मामले में बीमारी को ऐसा ही समझा जाता है। अच्छा, क्योंकि लाइफस्टाइल बदल रही है, पहले की लाइफस्टाइल की बात की जाए, अब की बात की जाए, बहुत बदलाव आया है, तो क्या लाइफस्टाइल एक कारण है मिर्गी आने का? देखिए, लाइफस्टाइल को अगर हम समझें तो इसमें कई कारण हैं कि जैसे हेड इंजरी है तो दोपहिया वाहन खूब चलाते हैं हम, या एक्सीडेंट्स को बोलते हैं क्योंकि ट्रैफिक बढ़ गया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण है हम लोग होटलों में खाना खाते हैं बहुत। होटलों में क्या मिलता है कि बिना धुली हुई सलाद और बिना धुले हुए फल अगर हम खाते हैं तो एक बीमारी हो जाती है जो आजकल बड़ी कॉमनली हमको पाई जा रही है, उसको हम कहते हैं सिस्टिसर्कोसिस। तो वो टेपवर्म होता है, उसका कीड़ा पेट में चला जाता है और पेट से दिमाग में पहुंच जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सलाद को धो करके खाएं या होटल के सलाद नहीं खाएं। और लाइफस्टाइल में और भी टेंशन्स हैं जो कि दिमागी टेंशन है। दूसरा, शराब और नशे की चीज़ें, अगर ये हम सेवन करते हैं तो भी इसका अटैक ज़्यादा पड़ता है। तो लाइफस्टाइल से बहुत सारी चीज़ें संबंधित है वैसे, लेकिन कारण अगर हम जब देखते हैं करीब 60 से 70% आदमियों में कोई कारण नहीं होता, उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। केवल 30% लोगों में हमें कारण मिलते हैं। और कारण वो क्या होते हैं ज़्यादातर? एक तो जन्म के समय या प्रसव के समय ऑक्सीजन की ब्रेन में कमी। तो अगर इसलिए हम क्या एडवाइस करते हैं कि मिर्गी रोग के लिए मरीज को ज़्यादातर अपनी डिलीवरी हॉस्पिटल में करानी चाहिए। गाँव में लोग दाइयों से करा लेते हैं घर में, तो उनकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और अस्पताल में भी जहाँ छोटे अस्पताल होते हैं कई बार सुविधाएं नहीं होती। तो एक तो ये कि इम्पॉर्टेंट है कि मिर्गी को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारा एडवाइस है कि गर्भवती महिलाओं को अपने डिलीवरी एक अच्छे डॉक्टर के दाई के पास करानी चाहिए या अस्पताल में करानी चाहिए। दूसरी बात है, देखा कि जन्मजात कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे नसों का गुच्छा होता है ब्रेन के अंदर, और दूसरी एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन। तो इन्फेक्शन टीबी हो गई ब्रेन की, तो उनके दौरे की शिकायत ज़्यादा होती है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उनके मेनिंजाइटिस हो गई, उनकी होती है। इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट कारण दिमाग के अंदर रसौली हो जाना, गांठ, ब्रेन ट्यूमर, और एक जो मैंने आपको पहले बताया कि हेड इंजरी, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिससे कि दौरे आ सकते हैं। एक और आपको कारण बताना चाहूँगा, आप जो लाइफस्टाइल से संबंधित बता रहे थे, तो उसमें क्या है कि आदमी आजकल खाने पीने में बड़ा घी और तेल की चीज़ें खाता है और उसको स्ट्रोक हो जाता है, लकवा। तो लकवा होने से क्या होता है कि ब्रेन में इंजरी हो जाती है, और ऐसे मरीज को भी दौरे आ सकते हैं। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से हमें भोजन भी ठीक तरीके से करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि जब मैं इसके बारे में, मिर्गी के बारे में पढ़ रही थी आपसे बातचीत से पहले, जब मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने मेरे आसपास के लोगों से बात किया, मेरे दर्शक भी रिलेट कर पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे वजह मिली ना कि अगर मिर्गी आए तो क्या किया जाए,
तो आप स्माइल करें, मैं समझ रही हूँ कि शायद आप समझ रही होंगे कि आप मोजा सुंघा दीजिए तो आधी प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगा पेशेंट। एक बहुत बड़ी भ्रांति है ये, इसका मैं चाहूँगी आप पर्दाफाश करें। देखिए, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसके बारे में और मिसकंसेप्शंस हैं। मेरे पास इतने सारे मरीज आते हैं, बड़े लर्नेड लोग भी आते हैं, वो भी ये करते हैं। तो जैसे मरीज को दौरा पड़ जाता है तो क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं। अपना जूता निकालते हैं, चप्पल निकालते हैं, सुखा देते हैं। तो जूता सुंघाने से मिर्गी नहीं ठीक होती, मिर्गी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर आप जूता नहीं सुखाओगे तो भी होश में आ जाएगा। अच्छा, तो वाकई में आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो कि बहुत सारे, हर मरीज करीब, और बहुत लर्नेड आदमी भी आए, जो एजुकेटेड आदमी वो भी आते हैं। दूसरा क्या करते हैं वो कि मिर्गी आती है, दौरा आता है तो घेर के खड़े हो जाते हैं, घेर के। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको कई लोग घोड़े की नाल सुंघाते हैं। अच्छा। और कई लोग चाबी सुंघाते हैं। कई अलग अलग लोगों के विश्वास है। और कई लोग उनको पानी पिलाते हैं मुंह में, और वो दांत और हिल रहे होते हैं तो वो अपना हाथ दे देते हैं रोकने के लिए कि दांत और टूट जाता है, या कपड़ा ठूस देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है क्या करना चाहिए, जो कि मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि अगर दौरा आ जाए तो मरीज को कपड़े ढीले कर दो, आसपास जो भी नुकीली चीज़ें हैं उन्हें हटा लीजिए और उसको टेढ़ा करके लिटा दीजिए, केवल करवट टेढ़ी कर दीजिए। और मुंह से जो लार आ रही है केवल उसको साफ कर दीजिए। पानी नहीं पिलाएं। पानी क्यों नहीं पिलाएं? पानी इसलिए नहीं पिलाएं कि वो मरीज तो अनकॉन्शियस है, उसके सांस की नली में चला जाएगा और बड़ा नुकसान हो जाएगा, मरीज मर भी सकता है। अच्छा। अगर ये ज़्यादातर जो कारण होता है, लोग बाग पानी पिला देते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद 90% केसेस में ऐसा होता होगा कि कोशिश यही की जाती है कि अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिला दे ताकि पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो, जबकि ये सबसे ज्यादा जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर सूर्य का सवाल बहुत सारे मेरे पास अभी भी है, क्योंकि मैंने जब इंटरव्यू किया तो कई लोगों ने भी मेरे को कुछ कुछ सवाल दिए थे कि ये जरूर पूछेगा, क्योंकि भ्रांतियां मैंने कहा कि बहुत सारी है। पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ में डॉक्टर सुरेखा लगातार बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हम लोग भ्रांतियों की चर्चा कर रहे थे। कई भ्रांतियां आपने बताई कि पानी पिला दिया जाता है, चाबी सुंघाई जाती है, जूता सुंघाया जाता है, मोजा सुंघाया जाता है। इसके अलावा आपने क्या, क्योंकि 31 ईयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर जब पेशेंट आपके पास में आते हैं तो और क्या क्या भ्रांतियां उनके दिमाग में होती है जो आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियाँ मेरे को सामने आई हैं। उनमें मेन जो भ्रांति कुछ मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक तो इसको छुआछूत की बीमारी मानते हैं। तो लोग क्या करते हैं, मुझसे ये पूछते हैं कि उसके साथ खाना खा लें क्या, और उसके साथ उसको घर में रख लें क्या, या थाली अलग तो नहीं रखें। तो ये छूत की बीमारी नहीं है। एक डर लगता है, मेरे को लगता है कि अगर कोई बोलेगा कि हमारे घर पे उसको मिर्गी के दौरे आते तो शायद वो आपका मेहमान आपके घर आना पसंद नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक वो सही नहीं होता। डरते हैं एक्चुअली। वो समझते हैं कि इसके अंदर कोई देवी देवता आ गया। हाँ, यस। और वो देवी देवता का करने का उसकी पूजा करना चालू कर देते हैं। एक भ्रांति ये भी है। दूसरी ये भी समझते हैं कि जिसको मिर्गी आ गई वो तो पागल है। बिल्कुल सही कहा। तो और बच्चों को ये पढ़ाई नहीं हो सकती, और उसकी एक्चुअली समाज में उसको नीच भावना से देखते हैं। तो और भी कई सारी भ्रांतियां हैं। लोग बाग भ्रांति के नाम पर मरीज को अपने घर में नहीं घुसने देते और उससे शादी नहीं करते। मैंने ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं जहाँ पर ऐसे केसेस के अंदर जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है उसको अकेले कमरे में छोड़ दिया जाता है। देखिए, उसको मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसको एक पागलपन की वो मानी जाती है। तो इसके बारे में अब पागलपन की बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे एपिलेप्सी वाले मरीजों को, स्पेशली फीमेल्स को, लोग बात डाइवोर्स दे देते थे, और डाइवोर्स देते थे कि ये पागलपन की कैटेगरी में इसको इनलिस्ट किया हुआ था। तो लेकिन हमारी लोकसभा में ये 2000 के बाद एक लॉ पास हुआ और ये इसको इसमें से हटा दिया गया। तो अब मैं मिर्गी रोगी और उनके अभिभावकों को बताना चाहूँगा कि आप डरिए मत। आपको मिर्गी रोग की वजह से कोई भी आदमी डाइवोर्स नहीं दे सकता, ये खास बात। तो ये सबको मालूम होना चाहिए कि मिर्गी रोगी को डाइवोर्स वो पागलपन नहीं है, वो मस्तिष्क की बीमारी है और ठीक होने वाली बीमारी।
ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि सही हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि बच्चों के अंदर भी बीमारी होती है, बड़ों में भी बीमारी होती है, पर सवाल ये भी होता है कि अगर ये मेडिकल कंडीशन है भी तो क्या एक परमानेंट मेडिकल कंडीशन है या फिर एक टेम्पररी मेडिकल कंडीशन है? क्या ये दवाओं से सही हो सकती है? ये सवाल मुझे करीब करीब हर अभिभावक पूछता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा उनके लिए और सब जनता के लिए भी कि 50 से 60% लोगों को अगर वो हमसे दवाई लेता है और हमें फॉलो करता है तो उसकी दौरे पूरे रुक जाते हैं और हम धीरे धीरे कोशिश करके उनकी दवाइयाँ भी बंद कर सकते हैं। लेकिन 30 से 40% लोगों में कुछ लोगों को हम सर्जरी से और कई विधियां हैं आजकल जिनसे हम उनके दौरे कंट्रोल कर सकते हैं। केवल 10 से 15-20% लोग हैं जिनको कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है और आजकल सर्जरी भी बहुत एडवांस हो गई है और भारतवर्ष में बड़े बड़े शहरों में सब जगह उपलब्ध हो गई है। इसलिए मिर्गी रोगी को नहीं घबराना चाहिए, उसकी बीमारी लाइलाज नहीं है, उसकी बीमारी ठीक हो सकती है और वो जीवन एक नॉर्मल आदमी की जैसे जी सकता है। सर जो एक मिर्गी का रोगी है तो वैसे तो आपने कहा कि अभी सब सही हो सकता है अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं तो, पर सर उसका जो साइकोलॉजिकल वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, क्योंकि जैसे जो भ्रांतियां अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पर वो शायद उन भ्रांतियों को झेल रहा होगा उस टाइम पे। तो कभी ऐसा होता है कि उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई, मेंटली बहुत परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए, क्या उसके लिए भी कुछ किया जाता है? देखिए ये एक्चुअली में बहुत कॉमन बात है कि जो क्रॉनिक बीमारी होती है और जिसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियां पैदा हो और तो इसलिए मरीज के डिप्रेशन होना बड़ा लाजमी है। कुछ हिस्से में सभी मरीज डिप्रेस्ड होते हैं। तो इसका डिप्रेशन हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो अगर कोई ज़्यादा डिप्रेस होता है तो हमारे पास दवाइयाँ हैं और हम साइकेट्री वालों को भी रेफ़र कर देते हैं तो उनकी काउंसलिंग करते हैं। और हमारे पास भी हम जब इलाज करते हैं तो हमारे काउंसलर होता है। जैसे मैं कैंप करता हूँ वहाँ पर एक काउंसलर है जिसकी ड्यूटी यही है कि वो समझाता है कि लाइलाज नहीं है, ठीक हो सकती है, दवाई लीजिए। अब आपको मैं बताना चाहूँ कि बड़े बड़े लोग जैसे जूलियस सीजर या बोनापार्ट या टोनी ग्रेग इन या लिएंडर पेस जो हमारा टेनिस वाला या रोनाल्डो जो कि फुटबॉलर था, इन सब के एपिलेप्सी थी और ये भी इतनी बड़ी बड़ी इन्होंने हासिल करी उपलब्धियाँ। तो आप मत घबराइए, आप जज बन सकते हैं। आप ये बड़ी बात है बताइए आपने, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये बड़ा मोटिवेशन करेगा आप सबको। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसको एक बीमारी के जैसे समझना चाहिए और ठीक होने वाली बीमारी तो आदमी डिप्रेशन का काम। और आजकल ये मान के चलें कि लोग बाग ये सोचते हैं कि जिसके बीमारी होगी वो पढ़ नहीं सकता। तो मेरा ये कहना है उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ने दीजिए, खेलने दीजिए। केवल कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम लेते हैं और वो इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, जज बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है। अच्छा डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि इन 31 सालों के अंदर डॉक्टर सुरेखा ने ना सिर्फ लोगों का इलाज किया है हॉस्पिटल में बैठकर, बल्कि वो गांव-गांव गए हैं, लोगों से मिले हैं। जो भ्रांतियां हैं वो वाकई में इनके द्वारा कोशिश की गई है कि उन्हें दूर किया जाए। 367 गांव के अंदर ये गए हैं और अभी भी ये जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और ये वर्ल्ड का अभी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो लिम्का बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कई रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। उसके लिए पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी। जब आप जाते हो उन गाँव के अंदर, उन लोगों को ठीक करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे दौरे करने के दौरान? देखिए मेरा एक्सपीरियंस गांव में बहुत अच्छा रहा है। मरीज मेरे हर कैंप में करीब 500 से 700 मरीज पूरे इंडिया से आते हैं। उन सबको मेरा एक टीम है 4 डॉक्टर्स की, हम सब उसको एनालाइज करते हैं, उनको वहीं पूरे महीने भर की दवाई देते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ गांव में मेरे पास कोई विशेष जांच करने के तरीके नहीं उपलब्ध हैं। हमने देखा कि मिर्गी रोग की डायग्नोसिस वो मेनली हिस्ट्री से होती है। अच्छा। तो उसका जो अभिभावक आता है और वो हम तो ये कहते हैं कि अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करके ले आओ और वो हमें ये बताता है, उससे हम उसका निदान कर देते हैं।
बाकी कुछ लोगों में जहाँ डिफ़िकल्टी थोड़ी बहुत होती है उनको हम बुला के जांच कराते हैं, जैसे कि ईईजी है या सीटी स्कैन है या एमआरआई है। लेकिन ऐसे में हम उसको सटीक दवाई दे सकते हैं। और मेरा अनुभव ये है कि प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना, प्रॉपर अपनी बीमारी का निदान करना कि कौन सी तरह की दौरे हैं और इलाज क्या दिया जा सकता है, तो वो दवाई प्रॉपर लगेगी। और नियमित रूप से लेना। इस बीमारी का खासियत ये है कि 3 से 5 साल तक बिना रुके, एक भी दिन नागा किए बिना दवाई मरीज को लेनी पड़ती है, तभी वो ठीक होता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि मरीज दवाई बीच में छोड़ देता है, वो सोचता है 1 साल हो गया मैं ठीक हो गया, वो छोड़ देता है, ये डॉक्टर को विजिट नहीं करता। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि वो दवाई तो लेता है लेकिन बीच बीच में वो रात को जग जाता है। ऐसा मैंने देखा कि जैसे शादी ब्याह होती, घर में शादी है कोई, तो 2 रात जग गया। और विशेषकर जिनकी शादी होती है उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि दिन के फेरे करो। रात के फेरे करने में वो जगेगी और जगते ही उसको उसी रात को अगर दौरे आ गए तो घर सही हो जाएगी, जगह सही हो जाएगी। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मिर्गी रोगी के लिए, नियमित दवाई और रात की नींद। तीसरा प्रिकॉशन जो मैं बताता हूँ मरीज को, वो ये बताता हूँ कि उसको स्विमिंग नहीं करनी। अच्छा, उसका क्या कारण है? वो स्विमिंग करे और स्विमिंग के टाइम दौरा आ गया तो मर ही जाएगा ना। जब तक ये दूसरे लोगों को मालूम, अगर गार्ड है तो ठीक है, वरना स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। तो एक भी दिन, अच्छा एक और बात इसमें मेरे जहन में आई कि लोगों मेरे से ये पूछते हैं कि साहब हमारे जुकाम हो गई, हमारे डायबिटीज़ हो गई, हमारा ब्लड प्रेशर है, हमारे और कोई बीमारी, खांसी हो जाती है, तो उस समय या प्रेगनेंसी हो जाती है, तो लोग बाग दवाई छोड़ देते हैं। हमारा उनको ये कहना है कि दवाई को, जो मिर्गी रोग की दवाई वो भी साथ में लेंगे, एक भी दिन उसको बंद करोगे तो दौरा ही आना है। अच्छा, अभी डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी का जिक्र किया, तो क्या ये कोई हेरिडिटी भी होती है कि अगर माँ को ऐसा है या पिता को ऐसा है तो बच्चों को ऐसा होना खतरा बना रहता है उस चीज़ का? देखिए, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मिर्गी रोग क्या आनुवांशिक है, क्या हेरिडिटरी डिजीज़। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, लेकिन जैसे दूसरी बीमारियाँ होती हैं वो भी 1 से 2% या 0.5% हेरिडिटी होती है हर बीमारी। इसी तरह से इस बीमारी की भी 2 से 3% हेरिडिटी है, लेकिन 100 में से 95 से 97% नॉर्मल होते हैं बच्चे। अगर माँ के और बाप के भी दौरा हो तो 95%, और अगर माँ बाप के एक के हो तो और भी 97% लोग नॉर्मल। तो इसलिए बच्चे पैदा करने में कहीं दिक्कत नहीं है और आदमी को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे से ये क्वेश्चन हर मरीज, हर फीमेल पूछती है और उनका जवाब देते हैं कि आप नॉर्मल जैसे करें। केवल इसमें थोड़ी सावधानी ये बरतनी होगी, मैं एडवाइस करूँगा कि जैसे मरीज जब शादी होती है या प्रेग्नेंट होना चाहता है तो वो हमसे मिलता है तो एक फॉलिक एसिड की गोली आती है 5 मिलीग्राम, बहुत छोटी, और हमारे सरकार में सब जगह फ्री मिलती है। तो वो दवाइयों के साथ, हमारी जो दवाइयाँ हैं उनके साथ ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे में खराबी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर सुरेखा, क्योंकि जब मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो आपने एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है बाकायदा, वो हेल्पलाइन नंबर क्या, ज़रा बताइए। देखिए, एपिलेप्सी पे काम करते हुए मुझे ऐसे लगा कि एक तो मैंने इसके लिए ऐप बनाया। अच्छा। एक वेबसाइट है epilepsycrf.com, एक ऐप है उसका नाम है मिर्गी समझो, MIRGHISAMJHO, और या एपिलेप्सी एड, और एक नंबर है हेल्पलाइन का 9829050693। ये तीनों चीज़ इसलिए बनाई है कि मिर्गी रोगी को हेल्प किया जाए। तो ऐप में तो सब चीज़ मौजूद है जो हर एक आदमी चाहेगा, और इस नंबर पे अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो रिंग करे तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि महिलाओं का आपने जिक्र किया, या फिर बच्चे होते हैं, पुरुष होते हैं, अगर वो
एक रीच बना भी नहीं पा रहे हैं डॉक्टर तक, तो शायद ये हेल्पलाइन नंबर और ये ऐप बहुत ज़्यादा मदद उनके कर सकता है। सर सवाल, क्योंकि अभी भी कई सारे बच्चे हैं लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शकों को एक मैसेज ज़रूर आप दें, एक संदेश ज़रूर दें कि एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का दौरा एक इतनी बड़ी बीमारी नहीं है जितना हम सोच के बैठे हैं और वो सही हो सकती है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, मिर्गी रोग एक मस्तिष्क रोग है, इससे घबराइए नहीं, ये ठीक होने वाली बीमारी है। नियमित दवाई और डॉक्टर के एडवाइस इम्पॉर्टेंट हैं, वो लें आप। इसके लेने से आप नियमित नॉर्मल आदमी की जैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरेखा, आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी एडवाइस इन्होंने दी, क्योंकि अभी तक भ्रांतियाँ अभी भी यही बनी हुई है कि अगर आपको मिर्गी का दौरा आते हैं तो आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, आप एक नॉर्मल जीवन जी ही नहीं सकते हैं, ये लगता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में दोबारा जा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप दूसरों जैसे ही हैं। ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।